कहते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सही वक्त यही और यही है। और यदि आप कुछ करना चाहते हैं गड़बड़ वाला तो आप सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, वरना अच्छा करना चाहते हो तो जिस वक्त आपको समझ में आया सूझा उसी वक्त कर दीजिए। और यहाँ पर देवी अहिल्या सोच चुकी है अपनी सहेली के लिए अच्छा, तो वो बस इस प्रयास में लगी है कि करती रहे कुछ ना कुछ उसके लिए, और कदम दर कदम वो आगे भी बढ़ा रही है। मगर यहाँ पर द्वारकावास साहेब और उनकी दासी यमुना बाई सही वक्त का इंतजार कर रही है कि लोहा जैसे गर्म हो और हथौड़ा उस पर मारा जाए। इसीलिए फिर से 7 साल बाद एक चाल चली गई है। हुबहू वही चाल है। पहले 2 सहेलियों को बुलाया गया था, जी हाँ, रेणु और शारजा को बुलाया गया था कि देवी अहिल्या तुम्हें बुला रही है वाड़े के अंदर, और उस कक्ष में ले जाया गया था जहाँ बहुत सारी औरतें थी जो पूजा कर रही थी। जब युवराज खंडेराव की मामी आई हुई थी वहाँ पर बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ था। ठीक उसी तरीके से फिर से चाल चली गई। उस वक्त भी एक दासी जाकर के बोलती है शारजा और रेणु को कि तुम्हें देवी अहिल्या ने याद किया है और वहाँ उस कक्ष में चली जाओ, जबकि पहले कहा गया था कि तुम वहाँ से दूर रहना। फिर सोचा कि कुछ मदद आवश्यकता होगी, बहुत सारा काम है क्योंकि, तो चलो उसकी मदद कर देते हैं। इसलिए वो आ गई थी, इसलिए रेणु ने सोचा कि अहिल्या ने बुलाया होगा। और यहाँ पर अहिल्या ने फिर से बुलाया है, दासी ने इसे कहा है कि तुम्हें जो मंदिर है वहाँ बुलाया है गाँव में। अब गाँव के बीच मंदिर में जाना है सुबह सुबह, वो भी भोर होते ही। और यमुना बाई कहती है दासी को अब तुम जाके परीक्षित को भी यही बात बोल दो। रेणु को बात बोल दी गई है कि उस मंदिर के पास, गांव में जो मंदिर है वहाँ उसके पास आ जाओ। रेणु देवी अहिल्या ने कहा है और वो तुमसे वहाँ मिलना चाहती है सुबह सुबह, और अब परीक्षित को भी वही बात जाकर के बोल दी जाएगी। तो क्या रेणु और परीक्षित वहाँ जाएंगे? क्योंकि दोनों जाएंगे और फिर बीच में लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, समाज के सामने पर्दा उठा दिया जाएगा और कहेंगे कि ये चरित्रहीन है, दोनों समाज की परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, दोनों वो काम कर रहे हैं जो किसी को भी शोभा नहीं देता। और हो सकता है वहाँ पर जिस आचार्य से द्वारकावास साहेब बात करने गई थी उसे भी उपस्थित कर दिया जाए जज बना करके कि हाँ देखो वकील साहब भी यही हैं, जज भी यही हैं और गवाह भी यही हैं, इनके सामने यहाँ पर खुले में समाज के सामने ये काम हो रहे हैं, तो इन्हें वाड़े से निकाल दिया जाए, महल से निकाल दिया जाए, राज्य से निकाल दिया जाए। कुछ इस तरीके की बात हो सकती है, क्योंकि द्वारकाबाई साहिब अच्छे से जानती है कि अपनी सहेली रेणु का पक्ष लेगी, उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी और फिर रेणु के साथ साथ देवी अहिल्या पर भी आरोप लगाने में कामयाब हो जाएगी यहाँ पर द्वारकाबाई साहिब। और समाज के सामने युवराज खंडेराव भी बोलेंगे देवी अहिल्या के पक्ष में, और देवी अहिल्या की भी बदनामी होगी, युवराज की भी बदनामी होगी, और मनसूबों में अपनी जो है कामयाबी पा जाएगी, ऐसा लग रहा है द्वारकाबाई साहिब को। मगर बात ये, क्या रेणु जाएगी? परीक्षित चला भी जाए मगर क्या रेणु जाएगी? क्या उसके मन में ये बात आएगी कि अहिल्या ने मुझे खुद ये बात क्यों नहीं बताई, वो दासी मेरे पास ये बात कहने क्यों आई? या फिर कुछ ऐसा होगा कि जैसे रेणु वहाँ जाने लगेगी रास्ते में ही उसे देवी अहिल्या मिल जाए, या फिर वो परीक्षित पहुँच जाए, जाना चाहती हो रेणु मगर फिर भी रेणु ना पहुँच पाए, वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा? सारे गवाह तैयार कर रखे होंगे, वकील जज वहाँ पर इकट्ठे कर रखे होंगे द्वारकाबाई साहेब और यमुना बाई ने, मगर खुद जो घटनाक्रम वो करना चाहते थे वही नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे तो यही लग रहा है कि नहीं जाएगी रेणु वहाँ पर। आपको क्या लग रहा है बताइएगा। क्या यमुना और द्वारकाबाई साहेब अपने बिछाए जाल में फंसा पाएगी रेणु और देवी अहिल्या को, या फिर जो खड्डा वो दूसरों के लिए खोद रहे हैं उसमें खुद गिर जाएंगी?